हमें फैजा एम्पायर का एम्पीरियल ईयर 612 दिखाया जाता है, जहाँ पे बताया गया था कि फैजा एम्पायर इस बात को सेलिब्रेट नहीं कर पाया था कि क्राउन प्रिंस पैदा हो गया है, यानी कि यान फैजा। लेकिन उससे पहले ही सर्वन एम्पायर ने उन पर वार डिक्लेयर कर दी थी। तब उस वक्त सर्वन एम्पायर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा था अपनी टेरिटरी, और उसकी मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा थी, इतनी कि कोई हैंडल नहीं कर पाता। लेकिन एम्परर और एम्प्रेस उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और उनके पास बहुत मुश्किल फैसला था कि वो अपने प्रिंस को छोड़कर वार के लिए जाए या फिर कोई और तरीका ढूंढे। और तब उनके पास एक अच्छा हल आया, जो थी एरिस ड्यूकन, और वो एम्प्रेस की इकलौती बहन थी, लेडी एरिस ड्यूकन, जो कि ग्रैंड ड्यूक हाउस की दूसरी बेटी थी, जो बिल्कुल एक फ्लावर की तरह लगती थी और फैजा का ट्रेजर था। लेकिन तब वो सामने आई और उन्होंने खुद वॉलंटियर किया, और तब वो वहां पर गई सर्वन एम्पायर में, और फिर वो वहीं पर रही। लेकिन एम्पीरियल ईयर 613 सिर्फ उनकी वजह से फैजा ने 5 साल का एग्रीमेंट साइन कर दिया सर्वन के साथ। लेकिन आखिर में 618 जब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ, तब सर्वन ने दोबारा से जंग का ऐलान कर दिया, और एम्प्रेस तब उन्होंने खुद बैटलफील्ड का कमांड संभाला। और तब वो एंड तक सर्वन के खिलाफ जंग करती रही, और एम्प्रेस की डिटर्मिनेशन की वजह से और रेड लाइन की एक्शन की वजह से कॉन्क्वेस्ट बहुत ज़रा अच्छा हुआ, और सर्वंट्स वो धीरे धीरे प्रेशर की वजह से पीछे हटते गए। लेकिन ईयर 623 और एम्प्रेस एक जिंदा लाश की तरह फैजा वापस आ गई। वो बहुत ज़्यादा टूट गई थी जब उनको पता चला कि उनकी इकलौती बहन वो मर चुकी है, और वहां से वापस आने के बाद 2 साल बाद उनकी मौत हो गई। और तब यान फैजा उसने कमांड संभाला, और 2 साल बाद एम्पीरियल ईयर 627 यान फैजा 16 साल की उम्र में उसने सर्वन वार को खत्म कर दिया, और तब वो वहां का नया एम्पर बन गया। और तभी कोई जमीन में खुदाई करता है। ये सब कुछ बता रहा था राइन, जो जमीन में खुदाई करते हुए कहता है, बस यही कुछ था जो मुझे यूजीन की बायोलॉजिकल मदर के बारे में पता था। और वो सोचता है ग्राउंड तो बहुत ज़्यादा फ्रीज है, तो वो सोचता है ऑनेस्टली मुझे लगा था यूजीन, जो कि सर्वन एम्पायर के साथ लॉयल्टी की तरफ एक्ट कर रहा है, मुझे लगता था वो अपना बदल लेना चाहता है। लेकिन ऐसा लगता है वो फैजा रॉयल फैमिली से बहुत ज्यादा नफरत करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लेडी एरिस को प्रोटेक्ट करने में फेल हो गए। तो साशा कहती है, लेकिन उसने कहा था कि वो तुम्हारे हाथों से मरी है, क्या सच में फैजा का इस सब में कोई हाथ नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं था कि फैजा आर्मी ने उन्हें हार्म किया हो? तो राइन कहता है, ये तो बिल्कुल रिडिकुलस बात है, ऐसा हो नहीं सकता, ये सिर्फ फिगर ऑफ स्पीच है। और फिर वो कहता है, ये तब हुआ था जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा हूँ, तो मेरी याददाश्त कुछ ज़रा अच्छी नहीं है। लेकिन मुझे एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है कि मेरी मॉम लेडी एरिस की बहुत ज़्यादा देखभाल करती थी, वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बहन मर चुकी है, तब वो भी बिल्कुल जिंदा लाश बन गई। तो साशा कहती है, लेकिन अभी मुझे आज पहली बार पता चल रहा है कि लेडी एरिस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा वियर्ड पार्ट्स है जो हमें सही से नहीं पता। शायद ये सिर्फ लेडी के बारे में नहीं है, उसकी मॉम के बारे में शायद कोई और भी बात हो। तो राइन कहता है, तुम्हें लगता है ये सिर्फ उनके बारे में है? क्या तुमने कभी सर्वन वार के बारे में कोई बुक या मटेरियल पढ़ा है, या फिर तुम्हारी अकेडमी में इसके बारे में कुछ सिखाया गया हो? तो साशा कहती है, क्या नहीं, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं बताया गया। तो वो कहता है, सर्वन वार मेरी भाई की वजह से जीता गया, लेकिन सारी इन्फॉर्मेशन, सारा रिकॉर्ड्स वो रॉयल फैमिली के पास सेव है, और किसी को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो इसे खंगाल सके। सबको कहा गया कि इसके बारे में चुप रहें, लेकिन किसी को इस बारे में कभी पता नहीं चला। तो सशा कहती है, लेकिन हिज मैजेस्टी ने तो अपनी कंट्री को बचाया था ना यंग एज में, फिर तो उन्हें प्राउड होना चाहिए, फिर उसको छुपा क्यों रखते हैं? तो राइन कहता है, वेल मुझे अपने भाई के बारे में इतना कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। तब वो दोबारा जमीन खोदता है, लेकिन उसका फावड़ा पत्थर से टकराता है और वो टूट जाता है। वो कहता है, ओ नो, ये तो टूट गया, और उसका हाथ भी सूज जाता है। तो साशा सोचती है, ये तो फार्मिंग में बिल्कुल टेरिबल है। तो रायन कहता है, एनीवेज यूजीन, उसको गार्ड्स देख रहे हैं, उस पर नजर रख रहे हैं, तो हम उसे जल्दी पकड़ लेंगे, इसलिए तुम फिक्र ना करो, चलो अंदर चलते हैं। तो साशा कहती है, क्या? नहीं, अभी नहीं, मुझे अभी कुछ और डिग करना है, अभी तो हार्वेस्ट कोटा पूरा भी नहीं हुआ। तो रायन कहता है, तुम कुछ ज्यादा ही अपने रोल में नहीं घुस रही, हमें ये करने की जरूरत नहीं है। तो साशा कहती है, नहीं, वो बदतमीज वो मेरे पौधे के ऊपर पाँव रख के चला गया और उसने माफी भी नहीं मांगी। तो वो कहता है, क्या तुम यहाँ पे फार्मिंग करने के लिए आई हो? तो साशा उस पौधे को देखती है और वो सोचती है, नहीं, लेकिन मैंने इस प्लांट को पहले भी कहीं सुना है, मुझे लगता है इस प्लांट का कहीं ना कहीं तो जिक्र हुआ है। तो तभी रायन उसको घसीटता हुआ वहां से ले जाता है। वो कहता है, बस कर दो, ठंड से हम लोग मर जाएंगे। और तब वो लोग कमरे में आ गए थे, और वहां पर सेठा बैठा हुआ था, वो कुछ लिख रहा था। वो कहता है, तुम लोग वापस आ गए? तो हमारी सिलीसा कहती है, सेठ था, तुम बोर नहीं होते सारा दिन अंदर रह के? वो कहता है, नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बाहर नहीं जा रहा, बाकी इतनी ठंड है। तो वो कहती है, अच्छा, लेकिन तुम लिख क्या रहे हो? तो वो कहता है, ओ अच्छा, इसमें तो मैं अपने मैर के बारे में लिख रहा था। और रायन वो तो आग सेकने लग जाता है। वो कहता है, कितनी गर्माहट है ना यहाँ पर।
तो साशा कहती है क्या मेर के बारे में? वो क्या? तो श्वेता कहता है मैं मेर के स्टेबलाइज होने के बारे में लिख रहा हूँ। डेफिनेटली जब मैं तुम्हें टच करता हूँ तो मेरी एनर्जी काम डाउन हो जाती है। तो वो कहती है अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों? वो कहता है वेल इसका तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरा जो मेर है वो एंशियंट डिवाइन बीस्ट से आता है जो ओरिजिनली ह्यूमन बॉडी हैंडल नहीं कर सकता। और फिर वो कहता है और मैंने लोगों से सुना था कि जो रीजन है कि हमारा क्लैन वो मेर को यूज कर सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी में डिवाइन ब्लीस का ब्लड है, और असल में हमें इसका कोई ट्रेस नहीं मिला। लेकिन साशा कैसा हो सकता है कि तुम भी डिवाइन ब्लीस के ब्लड लाइन से तल्लुक रखती हो? क्या तुम्हारे एंसेस्टर में कोई ऐसा था? तो वो कहती है क्या क्या मतलब एक ड्रैगन? तो सच कहता है हाँ हाँ। तो साशा कहती है नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरे डैड तो ऑर्डिनरी कॉमनर है, वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता उनके पास कोई पावर हो। तो सच कहता है तो फिर तुम्हारी मॉम के बारे में क्या? तो साशा कहती है नहीं मेरी मॉम तो अब इस दुनिया में नहीं है। वो कहता है ओ अच्छा, मुझे माफ कर देना, मुझे इस बारे में पूछना चाहिए था। तो साशा कहती है नहीं नहीं कोई बात नहीं, वैसे भी जब मैं पैदा हुई तो वो गुजर गई थी। तो रायन उस तरफ देखता है तो वो कहता है क्या? सिर्फ एक वजह थी जिसकी वजह से आइजैक मेजर ने रॉयल फैमिली को छोड़ा था, और उसकी वजह थी सिलिसिया की बायोलॉजिकल मदर। लेकिन हमें कभी पता नहीं चला कि वो कैसी दिखती हैं, और हमने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं था, और शायद हमें बस इतना ही पता चला जब सिलिसिया पैदा हुई तब वो गुजर गई, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता चला। तो वो कहता है तो इसका मतलब है कि तुम ऑर्डिनरी ब्लड लाइन से हो, है ना? लेकिन फिर भी मेरा मैरिज स्टेबलाइज क्यों हो जाता है? तो रायन कहता है क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड से कब मिली थी? तो सिलिसिया कहती है क्या? तो वो बात बताते हुए कहती है ओ मुझे तो वॉक पे जाना है। तो रायन कहता है इस वक्त? तुम्हें इस वक्त बाहर जाना है? वो कहती है हाँ। और फिर वो बाहर निकल आई थी। तो वो सोचती है कितना ऑकवर्ड हो गया था ना, जब भी मेरी मॉम का टॉपिक आता है मैं बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती हूँ, लेकिन क्या मुझे उसे बता देना चाहिए? कम अज कम मुझे श्वेता को तो बता देना चाहिए। तो फिर वो कहती है नहीं नहीं मुझे किसी को नहीं बताना, मैंने खुद से वादा किया था कि मैं अपने मॉम और डैड के बारे में कभी किसी से बात नहीं करूंगी। और उसके अलावा सिर्फ एक चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है कि टोमा र्यूकन नॉर्दर्न ड्यूक असल में सर्वन का प्रिंस है। तो वो सोचती है ऑनेस्टली मैं तो ये बात दिमाग से निकाल ही नहीं पा रही, मैंने हमेशा सोचा था कि प्रिंस ऑफ सर्वन बिल्कुल एक विकेट विलन होगा, लेकिन जिस इंसान से मैं अभी तक मिली हूँ वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। या फिर मैं ये कहूँ कि वो वैसा था नहीं जैसे दिखाता था, और कल जो उसके चेहरे पे लुक था वो एक्सप्रेशन तो मैंने कभी उसके चेहरे पे कभी नहीं देखा। क्या सच में वो उसका असल चेहरा था, या अभी तक वो सिर्फ मेरे साथ नाटक ही कर रहा था? तो वो सोचती है चाहे जो भी हो मुझे उससे दूर रहना चाहिए। तो तब वो पत्थर को किक करते हुए कहती है ऑनेस्टली मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, वो कुछ भी कर ले। और तब हमें मीटिंग रूम दिखाया जाता है जहाँ कोई कहता है थैंक यू आप सबके आने के लिए, प्लीज आप रिस्पेक्ट दे चर्च ऑफ हैप्पीनेस के लीडर को, ये है यूजीन विनर। और वहां पर वही नकली यूजीन बैठा हुआ था। तो वो कहता है आप लोगों से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, और लगता है आपको मेरा मैसेज एडवांस में पहुंच गया, प्लीज आप लोग बैठिए। और तब हमारे टोमा की तरफ देखते हैं और कहता है क्या ये आदमी, मैंने इसको पहले कभी देखा है लेकिन पता नहीं कहाँ पर, क्योंकि यूजीन ने तो उसकी याददाश्त मिटा दी थी। तो वो सोचता है वेल जो भी हो, पता नहीं मेरी तरफ ऐसे घूर के क्यों देख रहा है। तो फिर वो कहता है नहीं अगर मैं टोमा र्यूकन से पहले मिला होता तो मुझे भूलता क्यों? तो फिर वो कहता है जिस रीजन की वजह से मैंने आप लोग को यहाँ पर बुलाया है वो रीजन ये है कि डिसेंट सेरेमनी वो आ रही है, और इसलिए हमने वीआईपी सीट्स वालों को यहाँ पर बुलाया है बिगनिंग फीस्ट के लिए। और वैसे भी ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि मैं आप लोग को बता सकूं। और वो और भी बहुत सारी बातें कर रहा था, लेकिन टोमा वो अपने ख्यालों में गुम था। लेकिन तब वो उसे बुलाता है मिस्टर टोमा र्यूकन, मिस्टर टोमा र्यूकन। लेकिन यूजीन तभी चौंकता है, वो कहता है क्या क्या तुमने मुझे बुलाया? तो फिर वो कहता है मुझे माफ कर देना, मैं थोड़ा नर्वस हो गया था, मैं पहली बार यहाँ आया हूँ ना इसलिए। और तब सब लोगों ने अपने ग्लास उठाए हुए थे, और वो कहता है सब लोग प्लीज अपने कप्स को उठाइए और वर्शिप के लिए ऑफर कीजिए। और हम लोग चेयर्स कर रहे हैं इस लैंड के असल मास्टर के लिए, जो कि है ग्रेट ड्रैगन आशा, और जिसकी जगह ली हुई है यान फैजा ने, और हम उसका दौर बहुत जल्द खत्म करेंगे। और तब यूजीन वो भी अपना ग्लास ऊपर उठाता है, और साशा वो भी उस वक्त उन दोनों के बारे में सोच रही थी, लेकिन आखिर आगे होने क्या वाला है? और क्या सच में साशा ग्रेट ड्रैगन आशा की ब्लड लाइन से है, या फिर कोई और उसकी मॉम उसका ताल्लुक क्या है सबसे? मे बी वो सच में ड्रैगन की ब्लड लाइन से हो। और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहाँ पर ख़त्म। तो आप लोग बताइएगा आपको ये पार्ट कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और जो न्यू व्यूवर्स हैं काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पिछली वीडियोस का लिंक आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा तो काइंडली उनको भी चेकआउट कर लें। थैंक यू सो मच।